The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की स्टडीज़ करते हैं और हमने कहा था कि जनरली हम लोग क्लोज सिस्टम की हेल्प से पूरी थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने वाले हैं। और हम लोगों ने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से। बेसिक पार्ट के अंदर हम लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को पढ़ा, हम लोगों ने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, अल्फा, बीटा, गामा, पार्शियल डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव, हीट कैपेसिटी और वर्क डन निकालना सीखा। ये जो मेरा पार्ट था वो बहुत बेसिक पार्ट था जहाँ पर आप लोगों ने तैयार किया अपने आप को थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ा, हम लोगों ने कार्नोट इंजन पढ़ा, हम लोगों ने हीट पंप पढ़ा, हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर पढ़ा, हम लोगों ने उन सब चीज़ों की वहाँ पर बात की। जो इतने भी मॉडल्स थे हम लोगों ने वो सारे वहाँ पर अच्छे से कवर किए। उसके बाद हम लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, जिसके हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट देखा, जहाँ पर आप लोग गैस के नेम की हेल्प से आप लोग CP और CV को कैलकुलेट करना सीख रहे थे। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनेमिक एंटिटीज़ को कैलकुलेट करने लगे। हम लोगों ने डेल्टा S को कैलकुलेट किया, डेल्टा S के ऊपर हम लोगों ने अच्छा खासा फोकस किया और आज की डेट में हम लोग किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शायद डेल्टा S को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोकस हुआ डेल्टा G की तरफ, यानी कि हम लोग चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकालने लगे। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आपके थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आखिर होते क्यों हैं, क्या आपको इनकी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है इनकी, और क्यों आपके पास 4 ही पोटेंशियल्स हैं, उन सब की भी हमने बात की। और फिर हम लोग इंटरेस्टेड हुए कि आप लोगों को डेल्टा G कैलकुलेट करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, कैसे आप लोग उसे निकाल सकते हो। निकालने के साथ साथ आप उसे कंट्रोल भी करना आपको आना चाहिए कि प्रेशर को चेंज करोगे तो डेल्टा G कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो डेल्टा G कैसे चेंज हो रहा है। तो उन सब चीज़ों की हम लोग बात कर रहे थे। और आज की क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा G ऑन टेम्परेचर, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ इक्वेशन दी थी याद करने के लिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन 3 फॉर्म मैंने वहाँ पर आपको दी थी। आप उम्मीद करता हूँ कि आपने वो तीनों फॉर्म को याद कर लिया होगा। तो चलिए अब एप्लीकेशंस देखते हैं कि आखिर उन तीनों फॉर्म को कैसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग डेल्टा G के अंदर 5 फीचर्स को पढ़ चुके हैं, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हुए अभी तक हम लोग 5 फीचर्स को पढ़ चुके हैं। सबसे जो पहला फीचर मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको कहा था कि जो आपका डेल्टा G है वो आपका बराबर होता है W नॉन मैकेनिकल के, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहा, कॉन्स्टेंट रहा। क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हमने कहा था कि जो आपका डेल्टा G है वो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो कि आपका टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर वेरी करता है, और टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को ही आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए डेल्टा G क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर आपका P चेंज होगा तो आपका डेल्टा G चेंज होगा, अगर आपका T चेंज होगा तो आपका डेल्टा G चेंज होगा। लेकिन अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दो, तो क्या आपका डेल्टा G 0 होता है? उस केस के अंदर आपका डेल्टा G बराबर हो जाएगा W नॉन मैकेनिकल के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोग उसको बोलते हो डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोग इसका यूज करते हो, डेल्टा G इक्वल टू वहां पर क्या बोलते हो, FDL। तो बेसिकली डेल्टा G अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, तब भी आपका डेल्टा G 0 नहीं होता। इसीलिए हम लोग इसको फ्री एनर्जी बोलते हैं, फ्री गिब्स एनर्जी बोलते हैं, और उस टाइम पे ये आपका बराबर हो जाता है W नॉन मैकेनिकल के। उसके बाद हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था सेकेंड आपकी जो इसकी फीचर्स था, उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो आपका डेल्टा G है, यानी कि आपकी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर के साथ, अगर आपको डेल्टा H और आपको डेल्टा S का डेटा गिवन होगा। उसके लिए हम लोगों ने एक चार्ट को याद किया था, मैंने आपको वहां पर एक चार्ट बताया था। उस चार्ट के अंदर लिखा हुआ था अगर आपका डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, तो आपकी डेल्टा G पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, या फिर वो लो टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G आपका नेगेटिव होगा, यानी कि लो टेम्परेचर के ऊपर आपका रिएक्शन फिजिबल होगा, या फिर आपका हाई टेम्परेचर के ऊपर फिजिबल होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो चार्ट भी देख लिया होगा, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था फीचर नंबर 2। उस केस के अंदर हम लोग डेल्टा G यानी कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बता रहे थे अगर आपको डेल्टा H और आपको डेल्टा S के बारे में पता हो। उसके बाद हमने पढ़ा फीचर नंबर 3। तीसरे फीचर के अंदर मैंने बात की जो आपका रिलेशन
एच जो आपका रिलेशन जी और आपके एच के बीच का जो आपका रिलेशन होता है वो सेम रिलेशन ए और यू का होता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। कन्वर्जन करना, अगर आपको गिब्स के फॉर्मूले से आपको ए के फॉर्मूले तक पहुंचना है तो आपको जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा ए के अंदर, डेल्टा जी को डेल्टा ए के अंदर, आपको पी की जगह लिखना पड़ेगा वी, डेल्टा पी की जगह लिखना पड़ेगा डेल्टा वी, यानी कि पी को रिप्लेस करना है वी से, जी को रिप्लेस करना है ए से, और साथ ही साथ आपको एच को रिप्लेस करना है यू से। यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी एंथैल्पी का फंक्शन है, लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ वो जो है वो आपका इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है। तो अगर आपको गिब्स की फॉर्म से हेल्महोल्ट्ज़ की फॉर्म तक जाना है तो आपको 3 चेंजेस करने पड़ेंगे। पहला चेंज क्या करोगे, आप जी की जगह ए को लिखोगे, अगर डेल्टा जी है तो डेल्टा ए को लिख दोगे। सेकंड चेंज क्या करना पड़ेगा, आपको जहां जहां पर आप लोगों ने पी को यूज किया है उसकी जगह आपको वी को यूज करना पड़ेगा। और तीसरा चेंज क्या होगा, जहां जहां आपके पास एच है उसकी जगह पर करना पड़ेगा यू लिखना पड़ेगा। अगर डेल्टा एच हुआ तो आपको डेल्टा यू करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फीचर नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग वहां पर प्रेशर के साथ फिजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे थे। उसके अंदर आपने देखा था कि आपका डेल्टा जी जो आपका जी है, जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी है, उसको आप लोग प्रेशर के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपको एक प्रेशर के ऊपर डेल्टा जी गिवन है तो आप लोग दूसरे प्रेशर के ऊपर डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था फीचर नंबर 4 के अंदर, जहां पर हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड की जो आपकी रिएक्शंस थी उसके लिए एक अलग फॉर्मूला डिराइव किया, जो आपकी गैसेस थी उसके लिए हमने अलग फॉर्मूला डिराइव किया। वहां पर हमने कहा कि अगर आपके पास केमिकल रिएक्शंस सॉलिड और लिक्विड फेज के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर जो आपका डेल जी अपॉन डेल पी टी है, यानी कि डेल जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो आपका वॉल्यूम का फंक्शन रहेगा। तो अगर आपकी रिएक्शन सॉलिड और लिक्विड फेज के अंदर हो रही है तो वहां पर आप लोग डेल्टा वी की हेल्प से डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब अगर एक प्रेशर के ऊपर आपको एक डेल्टा जी गिवन है तो दूसरे प्रेशर के ऊपर आप लोग डेल्टा जी को निकाल सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा वी पता हो इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्शंस। लेकिन अगर आपके पास रिएक्शन जो है वो गैसियस फेज के अंदर है तो वहां पर हम लोग डेल्टा वी को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वॉल्यूम जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस केस के अंदर हम लोग नंबर ऑफ गैसेस मोल से रिलेशन को निकालते हैं। और अगर आपको एक प्रेशर के ऊपर डेल्टा जी पता हो तो दूसरे प्रेशर के ऊपर डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आप लोगों को डेल्टा एन जी पता हो, यानी कि आपको पता हो कि रिएक्टेंट के अंदर कितने गैसेस मोल है और प्रोडक्ट के अंदर कितने गैसियस मोल्स है। इसका मतलब आपको सिर्फ केमिकल इक्वेशन पता हो। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास केमिकल इक्वेशन है, आपको गिवन है कि इस प्रेशर के ऊपर 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर आपका डेल्टा जी जो है वो इतना है, तो इसी सेम रिएक्शन का जब मैं प्रेशर को चेंज करके 10 एटमॉस्फेयर कर दूंगा तो उसका डेल्टा जी कितना है, तो वो आप लोग बता सकते हो अगर आपको केमिकल रिएक्शन विद फेज आपको गिवन होगी और आपको पता होगा कि किस टेंपरेचर के ऊपर आप लोग उस रिएक्शन को कर रहे हो। उन सब के फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूले आप लोग याद कर चुके हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने पढ़ा फीचर नंबर 5, जहां पर हम लोग देख रहे थे गिब्स फ्री एनर्जी का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। लेकिन उस फीचर को पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि आप लोग 3 इक्वेशन को याद कर लो जिनको हमने नाम दिया था गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जी के ऊपर भी वैलिड है और ए के ऊपर वैलिड है। ध्यान रहिए, जी से ए में जाने के लिए आप लोगों को जी की जगह ए करना पड़ेगा, डेल्टा जी की जगह डेल्टा ए करना पड़ेगा, एच की जगह यू करना पड़ेगा, डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पी की जगह वी करना पड़ेगा। सिर्फ ये 3 चेंजेस करने हैं आप लोगों को, आप लोग कन्वर्ट हो जाओ, आप लोग ट्रांसफॉर्म हो जाओगे जी से ए की तरफ। तो आपको जो मैंने 3 इक्वेशन याद करने को कहा था वो तीनों इक्वेशन आप लोग यहां पर देख सकते हो। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, जी के लिए भी वैलिड है और ए के लिए वैलिड भी है। इक्वेशन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले इक्वेशन मेरी क्या थी, पहली इक्वेशन थी मेरी डेल्टा जी आपका बराबर था डेल्टा एच प्लस टी इंटू में डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल टी पी। इसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं, पहली इक्वेशन का प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, और सेकंड इक्वेशन का प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। थर्ड का प्रूफ नहीं कराया था, लेकिन थर्ड को भी हम लोग इजीली डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। आज ही क्लास के अंदर मैं आपको थर्ड इक्वेशन को भी डिराइव कर दिखा दूंगा। लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये तीनों के तीनों इक्वेशन एज इट इज पता होनी चाहिए, एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। और याद ही आपको बेसिकली है भी, आपको पता है कि जो आपका डेल्टा जी है वो आपका डेल्टा एच माइनस के टीडीएस के बराबर होता है। तो आपको सिर्फ डेल्टा एस की वैल्यू को पुट करना है इन टर्म्स ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी, वो आपको पता है। आपको पता है कि जो आपका चेंज होता है डेल्टा जी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वो जनरली आप लोग एंट्रोपी चेंज से क्या करते हो, उसको बताते हो। तो ये चीज आपको पता है, आपको डेल्टा एस की वैल्यू पता है, आपको सिर्फ डेल्टा एस की ये वाली वैल्यू को यहां पर इस इक्वेशन में मैंने पुट करनी है और आपका पहला रिलेशन जो है वो इजीली क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ही बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको इसको टी से डिवाइड करना है, यहां भी टी से डिवाइड करना है, यहां भी टी से डिवाइड करना है, टी से टी कट जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपकी ये वाली टर्म भी यहां पर निकल कर आ जाएगी।
जाएगी, सेकंड इक्वेशन भी आपकी इजीली डिराइव हो जाएगी। डेरिवेशन को भूल जाइए, डेरिवेशन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इक्वेशन एज इट इज याद होनी चाहिए। डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस कब आपको पता चलती है? जब आप लोग एग्जाम सेंटर के अंदर फॉर्मूला भूल गए और आपको उन्हें डिराइव करना पड़ा। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखनी है, ये आपको डेफिनेशन से पता है, आपको इसकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद टी से डिवाइड कर देना, टी से डिवाइड कर देना, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है। तो इनकेस अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, आपको डेरिवेशन पता है, आप उसे वापस से प्रूव कर सकते हो। तो ये आपको तीनों के तीनों इक्वेशन जो है वो आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। उसके बाद हम कह रहे थे ये जो इक्वेशन है वो क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। इसका मतलब ये आपकी ए के ऊपर भी वैलिड है। डेल्टा जी की जगह डेल्टा ए करना है, डेल्टा एच की जगह डेल्टा यू करना है। जहां पर भी डेल्टा जी है वहां पर क्या करना है? आपको डेल्टा ए लगा देना है, पी की जगह आपको क्या कर देना है? वी कर देना है। तो कुछ कन्वर्जन आप लोग कर दोगे तो आप लोग गिब्स इक्वेशन से कहां पहुंच जाओगे? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अंदर पहुंच जाओगे। तो क्वेश्चन की फॉर्म कुछ भी हो सकती है, वो आपको डेल्टा जी भी दे सकता है, डेल्टा ए भी दे सकता है, वो आपको कुछ भी दे सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पर कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। फॉर्मूले की स्टडीज हम लोग सारी कर लेंगे, पढ़ाई हम लोग सारी कर लेंगे, थर्म हम लोग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। याद कितनी रहेगी ये आपके ऊपर है। अगर आप लोग हर चीज को समझते हुए चलोगे तो एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन थर्मो का नहीं छूटने वाला है। 3-4 लेक्चर थर्मो के बचे हैं। अगर आपने इस पूरी सीरीज को अच्छे से देखा है, इसी सीक्वेंस के अंदर आपने इसको याद किया है, सारे रिकैप आपने अच्छे से देखे हैं, हर चीज आपको मुंह से बोलकर याद है, लिख कर याद नहीं करना है, चीजों को बोल कर याद करना है। बार बार बोलिए, इन तीनों इक्वेशन को बार बार बोलिए, आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। डेरिवेशंस को याद रखिए, बोल कर याद करें। डेरिवेशन को लिख कर चीजें याद होंगी तो आप लोग उसे जल्दी भूल जाओगे। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप उसे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप लोग चीजों को बोल कर याद करोगे तो वो आपको जल्दी से याद भी होती है। और आप लोग अगर बोल के चीजों को याद कर रहे हो तो रिवीजन करते वक्त भी ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा। आप लोग 5 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा चीजें रिवाइज कर सकते हो अगर आप लोग बोल कर याद करो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग थर्मो को रिवाइज कर रहे हो तो आप लोग बोल कर याद करो। जिस सीक्वेंस के अंदर हमने इसको पढ़ा है आप लोग याद करो। सबसे पहले मैंने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा। मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की मैंने 4 एप्लीकेशन पढ़ी। चारों एप्लीकेशन को मन में घुमा लो, क्या क्या मेरी 4 एप्लीकेशन थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे क्या? अल्फा को पढ़ा, बीटा को पढ़ा, गामा को पढ़ा। एक बार अल्फा का फॉर्मूला सोच लो, बीटा का सोच लो, गामा का सोच लो। याद आ गया तो ठीक है, अगर नहीं याद आ रहा है तो उस टाइम पे नोट्स को खोलकर देखो। याद आ गया ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को पढ़ा, पाथ फंक्शन को पढ़ा। क्या होते हैं दिमाग में डाल लो। साइक्लिक रूल आपने वहां पर देखा था, उलर थ्योरम आपने देखी थी वहां पर, उन चीजों को दिमाग में डाल लो। हीट कैपेसिटी पढ़ा, फीचर ऑफ हीट कैपेसिटी पढ़ा, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा। उसके बाद आपने वर्क डन निकालना सीखा। ये सारा बेसिक वाला पोर्शन था। इस बेसिक पोर्शन को तो आप लोग डेली रिवाइज करो। अगर आप लोग बोल के रिवाइज करोगे तो 5 मिनट लगेंगे आपको ये सारी चीजों की रिवीजन करने के अंदर। और अगर आप लोगों ने 10 दिन लगातार 5 मिनट थर्मोडायनामिक्स को दे दिए तो उसके बाद आप लोग थर्मोडायनामिक्स को नहीं भूलने वाले, अच्छे से आप लोग इसे याद भी कर सकते हो। उसके बाद हमारी बेसिक जो हमारा बेसिक से हम लोग निकले, जो हमारा मेन थर्मो शुरू हुआ वो हमने स्टार्ट किया था जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। उसका जो आपका फंक्शन था, जो आपने एक चार्ट याद किया था म्यू जेटी को लेकर, उस चार्ट को याद कर लीजिए। अगर आपका म्यू जेटी पॉजिटिव तो क्या कूलिंग शो करेगा, म्यू जेटी नेगेटिव तो क्या कूलिंग शो करेगा, क्या म्यू जेटी 0 होता है? हाँ, आइडियल के लिए म्यू जेटी 0 होता है। इसका मतलब आइडियल गैस को आप लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी में तो कुछ भी आइडियल होता नहीं है। तो जो हम लोग गैसेस को लिक्विफाई करते हैं वो हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो आइडियल नहीं है। अगर आइडियल होती तो उसे लिक्विफाई हम लोग कर ही नहीं सकते। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद कार्नोट इंजन पढ़ा, हीट पंप पढ़ा, रेफ्रिजरेटर पढ़ा। उनके फॉर्मूले को भी एक बार दिमाग के अंदर बोल के याद कर लो। फिर हम लोगों ने पढ़ा इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी। फिर हम लोगों ने डेल्टा एस को देखा। डेल्टा एस निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। 3 से 3 लेक्चर मैंने दिए हैं डेल्टा एस को। वो तीनों लेक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोग किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेल्टा एस को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। डेल्टा एस को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़े और हम लोग निकाल रहे थे डेल्टा जी। तो अब हम लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे आप लोग डेल्टा जी को कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देख रहे थे। डेल्टा जी के लिए आप लोगों ने 4 फीचर्स पढ़े। 4 फीचर मैंने आपको आज भी रिवाइज करा दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग बोल कर चीज़ों को याद करोगे, आपको याद भी जल्दी होगा, आपका रिवीजन भी जल्दी होगा और आपको एग्जाम सेंटर के अंदर चीज़ें याद भी रहेंगी। डेरिवेशन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख कर याद मत करो, बोल कर याद करो, बोल कर याद करो। जब आप लोग 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे तो तब आपका काम चल जाता था। थोड़ा सा सिलेबस था, लिख कर रिवीजन कर रहे थे, 4 घंटे खराब कर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेबस बहुत थोड़ा था।
अभी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो CSIR नेट की, गेट की, टीफर की, तो यहाँ पर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। IIT जैम की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो, उसके लिए भी मान सकते हो आप। तो जैम का सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो अगर लिख लिख कर रिविजन करने लगे तो आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम रिविजन में ही खराब हो जाएगा। रिवीजन में कम टाइम लगाना है, इफेक्टिव रिवीजन करनी है, इसीलिए बोल रहा हूं, बोल बोल कर चीज़ों को याद करो। तो आगे बढ़ते हैं। आपने ये तीनों इक्वेशन याद कर ली थी, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए भी इक्वेशन है और आपके डेल्टा ए के लिए भी इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। अब बात करते हैं बेसिकली इन तीनों की एप्लीकेशन क्या है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, क्योंकि एज इट इज ये लिखा हुआ तो आपके किसी काम का नहीं है। आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब आपको इसकी जो बेसिक एप्लीकेशन है वो क्या है, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, इसकी एप्लीकेशन को समझना पड़ेगा। तो तीन फॉर्म है, तीनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। इंपॉर्टेंट कौन सी है? इंपॉर्टेंट है सेकंड एप्लीकेशन, क्योंकि इसी एप्लीकेशन सेकंड फॉर्मूले से ही, सेकंड फॉर्म से आप कहां पहुंचोगे? अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G1 पता है तो T2 के ऊपर आपका डेल्टा G2 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर को चेंज करने से आप लोग डेल्टा G को कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब टेम्परेचर को चेंज कर आप लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता चलेगा सेकंड फॉर्म से, तो यहां से वो फॉर्मूला निकल कर आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। जो आपकी सेकंड फॉर्म है, इसका यूज किसने किया था? इसका यूज काइनेटिक्स के अंदर भी है। जो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन है, जो आप लोग देखते हो, रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, वो भी यहीं से निकल कर आया है, ये वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग पढ़ते हो इक्विलिब्रियम के अंदर, जो आप वेंटहोफ की इक्वेशन आप लोग पढ़ते हो, यानी कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर के इक्विलिब्रियम पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर के इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो भी इसी की एप्लीकेशन है। तो सेकंड जो आपकी फॉर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा G का डिपेंडेंस T के ऊपर यहां से निकलता है, के इक्विलिब्रियम का डिपेंडेंस T के ऊपर यहां से निकलता है, रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर भी कहां से निकलता है? सेकंड फॉर्म से निकलता है। तो इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा भी जाता है। क्वेश्चन एप्लीकेशन 1 से भी आया, क्योंकि जो आपकी फॉर्म इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है, ये इक्वेशन डेल्टा H को आपका EMF से रिलेट करने वाली है, EMF से रिलेट करने वाली है। पहली इक्वेशन की हेल्प से, पहली फॉर्म की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो? डेल्टा H को EMF से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आप लोग डेल्टा G करते हो, डेल्टा G क्या होता है आपका? डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE होता है। ये चीज़ आपको पता है, इलेक्ट्रो के अंदर आपको पता है। तो इस इक्वेशन में आपने क्या किया? आपने डेल्टा G को E के साथ रिलेट किया। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप लोग इसका बहुत जगह यूज करते हो। तो लेकिन इस पहली फॉर्म का यूज करके आप लोग डेल्टा H का और EMF का रिलेशन भी डिराइव कर सकते हो। तो जिस तरीके से डेल्टा G और EMF इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट डेल्टा H और EMF इंपॉर्टेंट है। तो इसी से देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, कैसे रिलेशन कर बनाने वाले हैं, उन चीज की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अपनी जनरल एप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री फॉर्म, जो मैंने फॉर्म अभी लिखी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की, किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जो आपकी पहली इक्वेशन है, इक्वेशन डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T इंटू में डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल TP में रिलेट EMF, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ EMF एंड डेल्टा H। डेल्टा H को, EMF को एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ EMF को इक्वली रिलेट करता है। यानी कि आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर आपको डेल्टा H देखने को मिलेगा, EMF देखने को मिलेगा और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ EMF यानी कि डेल E अपॉन में डेल T देखने को मिलेगा। वहां तक पहुंच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग डेल्टा H को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर पाओगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर डेल्टा H और T के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले फॉर्मूले को डिराइव कर लेते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या है? डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T इंटू में डेल ऑफ डेल्टा G अपॉन डेल TP, ये आपके पास इक्वेशन है। आपको पता है कि जो आपका डेल्टा G होता है वो क्या होता है? माइनस का NFE होता है। तो इसके अंदर पुट कर दीजिए, डेल्टा की जगह आपको क्या लगाना है? माइनस का NFE लगाना है। जब इसको पुट करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? माइनस का NFE। यहाँ पर क्या था आपके पास? डेल्टा G था, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? माइनस का NFE लिख दिया, इक्वल टू क्या? डेल्टा H प्लस का T इंटू में डेल ऑफ, यहाँ पर क्या था आपके पास? डेल्टा G था, मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया? माइनस का NFE अपॉन में डेल TP। P क्या है मेरा यहाँ पर? प्रेशर मेरा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो मैंने सिर्फ डेल्टा G की जगह NFE को मैंने यहाँ पर लिख दिया। N क्या है? कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो N और F को आप लोग यहां से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या बना
बन गया आपके पास माइनस का एन एफ ई एज इट इज, डेल्टा एच एज इट इज, माइनस का एन एफ टी पहले से बाहर था, एन एफ आपने बाहर निकाल दिया, माइनस का एन एफ टी डेल ई अपॉन में डेल टी पी। अब आप अगर इस इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखोगे तो डेल्टा एच को आप लोग एक साइड ले आइए, इसको आप इधर ले आइए, वो आप लोग कर सकते हो, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो आपका डेल्टा एच बराबर हो गया माइनस का एन एफ ई प्लस का एन एफ टी डेल ई अपॉन डेल टी। अगर आप इसे ध्यान से देख सकते हो तो आप लोग यहां पर कर सकते हो कि यहां पर तो आपका डेल्टा एच था यानी कि एंथैल्पी चेंज है, यहां पर आपके पास क्या है माइनस एन एफ ई है, एन कॉन्स्टेंट एफ कॉन्स्टेंट ई क्या है ई एम एफ है, तो बेसिकली इसमें कौन सा वेरिएबल आपके पास ई एम एफ है। यहां पर क्या है प्लस का एन एफ टी, एन कॉन्स्टेंट एफ कॉन्स्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है वो कॉन्स्टेंट, डेल ई अपॉन में डेल टी पी, यानी कि ई एम एफ का डिपेंडेंस टेम्परेचर के ऊपर, डेल ई अपॉन डेल टी क्या हुआ कि ई के अंदर कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर के चेंज करने से, डेल ई अपॉन डेल टी को क्या बोल सकते हो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ई एम एफ। तो बेसिकली आपके पास एक ऐसी इक्वेशन निकल कर आ गई जिसमें क्या था आपके पास एंथैल्पी चेंज, EMF और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ EMF था। तो क्वेश्चन जो आपके पास CSIR नेट के अंदर आया था उसके अंदर आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ EMF यानी कि डेल ई अपॉन डेल टी दे रखा था, आपको कैथोड की और एनोड की रिएक्शन दे रखी थी, वहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो कि कितने मोल आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि आप लोग N को कैलकुलेट कर सकते हो, F आपको पता है किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है वो आपको दे रखा था, आपको T दे रखा था, आपको डेल्टा एच वहां से कैलकुलेट करना था। तो इसका यूज आप लोग वहां पर कर सकते हो कि अगर आपको EMF दे रखा हो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ EMF दे रखा हो, तो आप उस केस के अंदर भी डेल्टा एच यानी कि रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस फॉर्मूले को भी एज इट इज याद करना है। जितने फॉर्मूले याद कर सको उतना बहुत अच्छा है, बाकी आप लोग डेरिवेशन कर सकते हो एग्जाम के अंदर बैठ के कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, लेकिन हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ को कहाँ पर पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, डेरिवेशन कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं अगली फॉर्म के ऊपर। अगली फॉर्म आपके पास क्या है, द इक्वेशन डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू क्या था आपका माइनस का डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग। मैंने आपको कहा कि इसका जो एप्लीकेशन है सेकंड इक्वेशन की वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आप लोग जी का रिलेशन निकालोगे टी के ऊपर, अगर एक टेम्परेचर के ऊपर आपको डेल्टा जी पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी निकाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर क्या निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकाल सकते हो। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, अगर एक टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता सकते हो। इन तीनों चीजों को आप लोग निकाल सकते हो किससे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, जिसको आप लोग क्या बोल रहे थे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की आप एक फॉर्म बोल रहे थे। अब बारी बारी से पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग इनका डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। जो हमारा थर्मो का पार्ट है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंस ऑफ डेल्टा जी ऑन टेम्परेचर इन ए केमिकल रिएक्शन। ये आप कहां पढ़ते हैं, द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट टेम्परेचर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ये कहां पढ़ते हैं, डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। लेकिन जब आप लोग काइनेटिक्स के अंदर इसको प्रूव कर रहे होते हो, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेशन देख रहे होते हो, तो जहां से आप स्टार्ट करते हो वो चीज कहां से निकल कर आई वो आपको पता चलने वाला है आज की क्लास के अंदर। बहुत फंडामेंटल बातें करेंगे, आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, कैसे आप लोग थर्मो से काइनेटिक्स की तरफ बढ़ने लगे, क्यों आपने थर्मो को खत्म कर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने लगे। आज आपको समझ में आएगा कैसे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। एक टॉपिक से ही दूसरा टॉपिक जन्म लेता है। तो उनकी बात करेंगे कैसे हम लोग यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स तक पहुंचे, केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत कैसे हुई, आर्हीनियस इक्वेशन की शुरुआत कैसे हुई, उसकी बात भी हम लोग आज ही करने वाले हैं। तो बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। अगर आपके पास कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है तो जो आपके पास ये के इक्विलिब्रियम होता है ये किस तरीके से वेरी करता है अगर आप लोग टेम्परेचर को चेंज कर दोगे। इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन आपने पढ़ भी रखी है, लेकिन कैसे प्रूव होती है उसको देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि जो आपका डेल्टा जी है वो क्या होता है, माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम आपका होता है, ये आपको पता है, ये इक्वेशन आपको पढ़ रखी है, इक्वेशन आपको पता भी है। उसके बाद आप कह रहे थे कि जो आपकी सेकंड फॉर्म थी वो क्या थी, डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन में टी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या था, माइनस का डेल्टा एच अपॉन में
टी का स्क्वायर था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर डेल्टा जी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, मैंने माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम मैंने पुट कर दिया। जब मैं इसे पुट करूँगा तो कुछ आपके पास इक्वेशन इस टाइप की आ जाएगी। बेस मैंने सिर्फ डेल्टा जी की जगह क्या लिखा है, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम लिखा है, मैंने उसको यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, टी के जो है आपने यहाँ पर जो टी है, टी से टी को काट दोगे, आर क्या है कांस्टेंट है, बाहर निकाल दोगे, आर को यहाँ की तरफ बाहर निकाल दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ आ गया वो डिवाइड में आ गया, तो मैंने आर को यहाँ ले आया, तो यहाँ पर क्या बन गया, डेल्टा एच अपॉन में आर टी का स्क्वायर। इस माइनस से मैंने इस माइनस को काट दिया। तो बेसिक सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रखी है और आप कहाँ पहुंच गए, डेल ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एच अपॉन में आर टी का स्क्वायर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, टी से टी को काटा है, आर को बाहर निकाला है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ पर डिवाइड में ले आया, इस माइनस से मैंने इस माइनस को काट दिया। बेसिक सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रखी है और आप लोग सेकंड फॉर्म से कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हो। इसी इक्वेशन को आप लोग क्या बोलते हो, वैन होफ इक्वेशन बोलते हो। वैन होफ ने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर काफ़ी काम किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे आप लोग टेम्परेचर का रिलेट कर सकते हो वो बताया था वैन होफ ने, लेकिन उसने यूज़ किसका किया, उसने यूज़ किया गिब्स की इक्वेशन का। गिब्स की इक्वेशन से आपने क्या पढ़ा, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपका कांस्टेंट होता है वो आपका टेम्परेचर के साथ कैसे आपका वेरी कर रहा है। इसे क्या बोलते हो, वैन होफ आइसोबार बोलते हो। आइसोबार क्यों बोला आपने, क्योंकि यहां पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दोगे, जैसे ही आपने पी की जगह वी लिखा तो आप डेल्टा की जगह क्या लिख दोगे, यू लिख दोगे, क्योंकि प्रेशर का फंक्शन जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपकी सारी की सारी हीट डेल्टा एच में जाती है, लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी क्या में जाती है। तो जैसे ही आपने पी की जगह वी किया, क्या लिख दिया आपने यहाँ पर, डेल्टा यू कर दिया। तो इस फॉर्म को आप बोलते हो वेंट ऑफ आइसोबार, इसको क्या बोलते हो, वेंट ऑफ आइसोकोर। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए यार, आप लोग ये पढ़ रहे हो साथ साथ आप लोग इसको भी याद रखिए, इसे क्या बोलते हो, वेंट ऑफ आइसोबार पढ़ते हो। तो जब आप लोग वेंट ऑफ की इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे, जब आप लोग इस इक्वेशन को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जब आप लोग इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आता है एल एन के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन में के इक्विलिब्रियम 1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में आर इंटू में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन में T2, जिसको आप क्या बोलते हो, वैन होफ इक्वेशन बोलते हो, जो आप लोग कहाँ पढ़ते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हो। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसकी, जिसकी हम बात करने वाले हैं। जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वहाँ पर इस इक्वेशन का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिकली वैन होफ ने गिब्स का इक्वेशन, गिब्स का यूज़ किया, गिब्स की जो आपकी इक्वेशन थी उसका यूज़ किया, और यहाँ से उसने क्या दे दिया कि अगर आप लोगों को एक टेम्परेचर के ऊपर के इक्विलिब्रियम पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा एच पता हो, रिएक्शन की क्या पता हो, एंथैल्पी पता हो। अगर आपको किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी पता होगी तो और आपको एक टेम्परेचर के ऊपर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वैन होफ इक्वेशन। अब इस वैन होफ इक्वेशन की, जो आप लोग यहाँ पर इस इक्वेशन की बात कर रहे हो, जिस इक्वेशन को आपने अभी इंटीग्रेट किया है, इस इक्वेशन का यूज़ आर्हेनियस ने भी किया था। जो आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखते हो, जो आप लोग वहाँ पर देखते हो, रेट कांस्टेंट की जो आप इक्वेशन देखते हो, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या, ई यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में आर इंटू में 1 अपॉन में T1 माइनस का T2, जो आप इक्वेशन को पढ़ते हो, जो आप देखते हो कि आपका अगर एक टेम्परेचर के ऊपर आपको रेट कांस्टेंट पता है तो दूसरे टेम्परेचर पे कैसे निकालोगे, उस इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वो भी यहीं से आया है। वो कहाँ से आया है, वैन होफ की आइसोबारिक इक्वेशन से आया है। कैसे आया है उसको देखते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट करके, आर्हेनियस ऑल्सो यूजेज वैन होफ इक्वेशन टू प्रूव इट्स मोस्ट फेमस आर्हेनियस इक्वेशन। जो उसकी बहुत ज़्यादा फेमस आर्हेनियस जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उसका भी यहीं से निकल कर आया है। तो आर्हेनियस ने बेसिकली क्या किया था, जो आपके पास ये वैन होफ की इक्वेशन थी, क्या थी, डेल ऑफ एल एन के इक्विलिब्रियम अपॉन में डेल टी इक्वल टू क्या, डेल्टा एच अपॉन में आर टी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं तो आपका डेल्टा एच क्या बता रहा है, डेल्टा एच आपकी किसी भी रिएक्शन की क्या है, एंथैल्पी है। यानी कि वो आपको बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना स्टेबल है या फिर वो स्टेबल नहीं है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। इसको आप क्या बोलते हो, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हम लोग बेसिकली डेल्टा एच से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक स्टेबिलिटी, यानी कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी तेज हो रही है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी से करते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आपकी जो वैन होफ की इक्वेशन थी उस टाइम के ऊपर एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट नहीं आया था, एक्टिवेशन चीज जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। बेसिकली जो आर्हेनियस था, आर्हेनियस ने अपनी जो पहली थ्योरी दी थी, जो कौन सा थ्योरी दी थी उसने, आर्हेनियस एसिड बेस जो उसने थ्योरी दी थी
थी उस टाइम के ऊपर, वो उस टाइम की बहुत बड़ी क्या थी, फेलियर थी। उसकी जो थ्योरी है वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। और क्योंकि उसकी थ्योरी फेल हो गई थी तो उसने रिसर्च वर्क छोड़ दिया और वो सिंपल से कॉलेज के अंदर क्या करने लगा, पढ़ाई कराने लगा, टीचर बन गया था, टीचिंग वो करने लगा। लेकिन वैन होफ आर्नियस का जो है वो अच्छा दोस्त था। वैन होफ जो है वो आर्नियस के पास गया। बेसिकली बोल्ट्जमैन जो है वो आर्नियस का दोस्त था, बोल्ट्जमैन वैन होफ का भी दोस्त था। तो बोल्ट्जमैन और वैन होफ दोनों आर्नियस के पास गए। उन्होंने कहा कि आप ये टीचिंग छोड़ो, आप इस लाइन के लिए नहीं बने हुए हो। तो वो वहाँ से आर्नियस को उठाकर लेकर आए और वैन होफ ने खुद अपनी जो इक्वेशन थी उसने कहा कि यार मेरे पास ये इक्वेशन है, अगर आप इस इक्वेशन का कुछ यूज़ कर सकते हो तो यूज़ कीजिए। ये इक्वेशन मेरे पास है, इस इक्वेशन का आप कैसे यूज़ कर सकते हो वो आप जानो, मेरे पास इक्वेशन है, मैंने इसको प्रूव कर दिया है। तो आर्हेनियस ने क्या किया, आर्हेनियस ने इस इक्वेशन को लेकर काम शुरू किया। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप बता रही थी कि आपकी रिएक्शन कितनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, यानी कि डेल्टा एच क्या है, रिएक्शन कितनी स्टेबल है। आर्हेनियस पहले से ही काम कर रहा था केमिकल काइनेटिक्स के प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पर उसने अपनी इक्वेशन दे रखी थी K इक्वल टू क्या है आपके पास, ए ई रेज टू द पावर ई अपॉन में आर टी। ये जो इक्वेशन है रेट कांस्टेंट की, ये भी बाद में आई थी। पहले क्या आई थी, पहले जो उसका डिपेंडेंस आया था टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद जो है उसने यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाया था। तो उस टाइम तक एक एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट था ही नहीं। तो आर्हेनियस ने क्या किया, आर्हेनियस ने इस इक्वेशन का यूज किया और उसने बेसिकली क्या किया, जो आपका यहाँ पर डेल्टा एच जो फैक्टर था, बेसिकली डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच एक यूनिट है किसकी, एनर्जी की। इसको किसमें आप लोग मेजर करते हो, किलो जूल के अंदर, जूल के अंदर। तो डेल्टा एच क्या है, एनर्जी की यूनिट है। तो उसने इस हाउ स्टेबल यानी कि डेल्टा एच हाउ स्टेबल को उसने चेंज करके क्या बना दिया, हाउ फास्ट, और उसने अपना एक खुद का पैरामीटर बनाया और उसको उसने डेल्टा ई नाम दे दिया। मान लीजिए आपके पास कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है, ए से आप बी में जा रहे हो, ये आपके पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। जो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो पैरामीटर था क्या था, E1 था। बैकवर्ड का क्या मान लिया उसने, E इनवर्स मान लिया। उसने एक नया पैरामीटर बनाया और उसने कहा कि ये जो मेरा पैरामीटर है ये बताएगा कि रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आपके पास बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, N2 + 3H2 गिव्स क्या, 2NH3। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। किसके अंदर पढ़ते हो आप लोग इसे, इसका नाम क्या है, हेबर प्रोसेस है। ये रिएक्शन आप लोग क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। बेसिक एप्लीकेशन क्या है इसकी, कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अमोनिया का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि रिएक्शन के अंदर किसी बड़े कमरे के अंदर मैं N2 को छोड़ दूं और H2 को छोड़ दूं तो मेरी अमोनिया कब बनेगी, साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, 60 साल लग जाएंगे, 70 साल लग जाएंगे। रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं होगी, अमोनिया बनी रही होगी, बनी रही होगी, बनी रही होगी। तो क्या इतना वेट करोगे आप लोग अमोनिया के फॉर्मेशन का? अब वेट कर भी सकते हैं, अगर हमें अमोनिया की ज़रूरत नहीं है तो वेट कर सकते हैं, 60 साल तक वेट कर सकते हैं। लेकिन आपको अमोनिया की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है आपको अमोनिया की? आपको एग्रीकल्चर करनी है, आपको फार्मिंग करनी है। फार्मिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको यूरिया चाहिए। यूरिया क्या होता है, बेस्ट फर्टिलाइजर होता है। तो आपको यूरिया चाहिए। यूरिया की प्रिपरेशन किसकी हेल्प से करते हो आप लोग, अमोनिया की हेल्प से करते हो। तो अगर आपका अमोनिया ही 60 सालों के अंदर बनेगा, देखिए बेसिकली जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है वो हेबर प्रोसेस के थ्रू ही होता है। जो प्रोडक्शन होता है अमोनिया का, जो बेसिकली जो मेजर अमाउंट का जो प्रोडक्शन होता है अमोनिया का, वो हेबर प्रोसेस से ही होता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 50 ईयर्स लग रहे हैं। तो क्या 50 साल वेट करोगे अमोनिया के बनने का? अमोनिया कब आपका 50 साल के बाद बनेगा, फिर उसको कन्वर्ट करोगे यूरिया के अंदर, फिर आप लोग एग्रीकल्चर करोगे, फार्मिंग करोगे, फिर आपका खाना बनेगा, फिर आप उसको खाओगे। लोग भूखे मर जाएंगे अगर इतना वेट करने लगे तो। लोग भूखे मर जाएंगे इतना वेट करने लगे तो हमें ये अमोनिया का प्रोडक्शन क्या चाहिए था, हमें इस अमोनिया का प्रोडक्शन क्या चाहिए था, फास्ट। हमें इसको करना था विद इन आवर, 1 घंटे के अंदर बन जाए, 2 घंटे के अंदर बन जाए। तो आप क्या करते हो आज के टाइम के अंदर, रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल देते हो, आपकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। लेकिन उस टाइम तक ये कंसेप्ट नहीं था, उस टाइम तक कैटलिस्ट जैसी चीजें नहीं थी। उस टाइम के पास आपके पास क्या था, उस टाइम के आपके पास सिर्फ एक वैन होफ की क्या थी, इक्वेशन थी। तो आर्हेनियस ने क्या किया, आर्हेनियस ने अपना खुद का एक पैरामीटर बनाया और उसने इस हाउ स्टेबल पैरामीटर को कन्वर्ट करके किसमें कर गया, हाउ फास्ट के अंदर कर दिया और उसने इसको नाम दे दिया डेल्टा ई। मान लीजिए इसका नाम क्या है, डेल्टा ई। आप अभी के लिए मान लीजिए इसका नाम क्या है, डेल्टा ई। बेसिकली उसने एक एनर्जी पैरामीटर को चेंज कर दिया किसके अंदर, दूसरे एनर्जी पैरामीटर के अंदर। इसकी यूनिट भी क्या है, एनर्जी के अंदर ही है, लेकिन ये एक नया पैरामीटर उसने बनाया। डेल्टा ई आपके पास क्या है, E1 माइनस का E इनवर्स। E1 किसके लिए है, आपके फॉरवर्ड रिएक्शन का पैरामीटर है, और बैकवर्ड के लिए क्या है आपके पास, E इनवर्स है। उसके बाद उसने क्या किया, इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। डेल्टा एच की जगह उसने क्या कर दिया, डेल्टा अपना जो डेल्टा ई है यहाँ पर इसकी जगह पुट कर दिया। और के इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है, मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है आपके पास बैकवर्ड के अंदर, तो के मान लीजिए आपके पास क्या के फॉरवर्ड है, ये क्या आपके पास के बैकवर्ड है। तो के इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड। तो यहाँ पर उसने इसका यूज कर लिया, डी ऑफ के लिख दिया के अब 1 अपॉन में के इनवर्स। 1 किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, इनवर्स किसके लिए, बैकवर्ड के लिए। यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि ln का a अपॉन में b क्या होता है आपके पास, ln a माइनस का ln b होता है। तो इसको जब खोलोगे तो क्या लिखोगे, डेल ऑफ ln का
K1 माइनस का ln का K इनवर्स। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका डिफ्रेंशिएशन होता है एक लीनियर ऑपरेटर होता है, दो के सम के ऊपर लगाओ या फिर अलग अलग करके सम करो, बात क्या है एक ही है। पार्शियल जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आप लोग ये लिखो या फिर इसको अलग अलग करके लिखो, बात क्या है सेम है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक कर लिया, डेल बाय डेल टी ऑफ ln K1 माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ ln K इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, इसको मैंने एक बार ऐसे लिख लिया और मैंने इसको क्या कर लिया, इसको अलग से लिख दिया, दोनों को मैंने यहाँ पर अलग अलग से लिख दिया। उसके बाद आर्हेनियस ने कहा कि जो आपकी रिएक्शन हो रही है, अगर आपकी कोई भी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है तो उसका कोई भी सिंगल स्टेप है वो इंडिपेंडेंट होता है बाकी सब स्टेप से। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन अगर पास हो रही है, ए से आपका बी बन रहा है, बी से आपका सी बन रहा है, सी से आपका डी बन रहा है, तो जो आपका ये पहला स्टेप है इसकी जो थर्मोडायनामिक एंटिटीज होती है वो इंडिपेंडेंट होती है बाकी के स्टेप के से। ये जो स्टेप है ये बाकी स्टेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसका डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या है, ई क्या है, एनर्जी क्या है, डेल्टा एच क्या है, ये सब आपकी जो नीचे रिएक्शन हो रही है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब जितनी भी आपकी मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है उसका हर एक इंडिविजुअल स्टेप अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो 1 वाला किसके साथ इक्वल होगा, 1 के साथ इक्वल होगा, और K इनवर्स वाला किसके साथ होगा, इनवर्स वाले के साथ होगा। तो उसने क्या किया, चीज़ों को कंपेयर किया और उसने वहां से लिख दिया कि जो आपका एवरेज, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, एवरी स्टेप इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टेप्स इन ए केमिकल रिएक्शन। तो उसने क्या किया, 1 वाले को 1 के साथ कंपेयर कर दिया और उसने यहाँ पर बनाया क्या, डेल बाय डेल टी ऑफ ln K1 इक्वल टू क्या, E1 अपॉन में RT। उसके बाद उसने इस एनर्जी पैरामीटर को नाम दिया, क्या नाम दिया, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दिया, जिसको आप लोग कहाँ पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हो। अगर किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा तो रिएक्शन क्या जाएगी, स्लो, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसने क्या कर दिया, E1 को नाम दे दिया EA का। तो अगर आप लोग इस नीचे वाली इक्वेशन को क्या करोगे, इस इक्वेशन को आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी कौन सी इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, जो आपके पास ln अपॉन में K2 अपॉन K1 क्या थी आपके पास, माइनस का EA अपॉन में R क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में T2 माइनस का T1। ये इक्वेशन आपके पास निकल कर आ जाएगी, जो कि आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंस है। किसके लिए, आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस बता रहा है रेट कांस्टेंट के लिए। लेकिन आर्हेनियस ने प्रूव किसकी हेल्प से किया, वेंट हॉफ की इक्वेशन की हेल्प से। वेंट हॉफ ने अपनी इक्वेशन कैसे प्रूव की, गिब्स की इक्वेशन की हेल्प से। बेसिकली सारे साइंटिस्ट घूम फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, गिब्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो गिब्स अपने टाइम का बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था। अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए साइंटिस्ट की बायोग्राफी को पढ़ने के लिए। अंदर आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा अच्छे से आने लगेंगी। आप रिसर्च पेपर पढ़िए, कैसे उन लोगों ने इन चीज़ों को प्रूव किया है, उस टाइम के ऊपर क्या था क्या नहीं था, उनकी अप्रोच क्या थी। अगर आप उन चीज़ों को समझेंगे तो आपको टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट भी आएगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। सारे साइंटिस्ट बेसिकली लास्ट में गिब्स के ऊपर आकर ही खत्म हुए हैं। वेंट हॉफ ने अपनी इक्वेशन दी गिब्स की हेल्प से, आर्हेनियस ने अपनी इक्वेशन दी वेंट हॉफ की हेल्प से। तो बेसिकली आर्हेनियस का प्रोजेक्ट भी किसका था, गिब्स का ही एक, गिब्स की क्या था, एक रिजल्ट था। और उसके बाद आर्हेनियस को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए नोबेल प्राइज मिला, जो उसने बहुत पहले थ्योरी दी थी, आर्हेनियस एसिड बेस की थ्योरी, जो अपने टाइम पे बहुत बड़ी क्या थी, फेलियर थी। जब आर्हेनियस ने ये कंसेप्ट दिया, आप रिएक्शन को तेज करना सीखे, रिएक्शन को धीरे करना सीख गए, तब आर्हेनियस की पहली वाली थ्योरी को भी थोड़ा सीरियसली लिया गया और उसके बारे में पढ़ा तो वो भी क्या निकली, सही निकली। और आर्हेनियस को एसिड बेस थ्योरी के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। जो आर्हेनियस की थ्योरी फेल हो गई थी उसने क्या किया, रिसर्च छोड़ दिया था, टीचिंग लाइन के अंदर चला गया था। वेंट हॉफ उसे वापस लेकर आया, उसने क्या दी, एक और थ्योरी दी। जो थ्योरी क्या हुई, सुपर हिट हुई। उसके बाद उसकी पहली थ्योरी को वापस से सीरियसली लिया गया और उसके लिए उसे क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो अगर आप लोग साइंटिस्ट की हिस्ट्री, साइंटिस्ट की बायोग्राफी अगर आप लोग देखोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा, चीज़ों को समझ आने लगेगी आपको, कैसे उन लोगों ने किस चीज़ों को प्रूव किया है वो भी आपको पता चलेगा। तो 2 एप्लीकेशन आप लोगों ने देख लिया गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की। पहली एप्लीकेशन क्या देखी, आपका डेल्टा एच को, ईएमएफ को और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ कैसे रिलेट कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन के, सेकंड इक्वेशन के अंदर आपने क्या देखा, उसकी 3 एप्लीकेशन थी। पहली एप्लीकेशन क्या थी, आप लोग के इक्विलिब्रियम को और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हो, उसकी आपने इक्वेशन देखी। कौन सी इक्वेशन देखी, वेंट हॉफ इक्वेशन देखी। उसके बाद सेकंड क्या देखा आप लोगों ने, रेट कांस्टेंट को और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हो, उसके लिए आपने क्या देखा, आर्हेनियस इक्वेशन देख ली। अब पढ़ते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है, टेम्परेचर ऑफ डेल्टा जी ऑन टेम्परेचर, जो कि आपका पर्टिकुलरली थर्मो का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये कैसे करोगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन टी अपॉन में डेल टी पी, ये आपकी जो इक्वेशन थी, माइनस का डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर, ये जो आपकी इक्वेशन थी। वी में डिटरमाइन द डिपेंडेंस डेल्टा जी ऑन टेम्परेचर एज, इसका मतलब क्या, हाउ टू कंट्रोल फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। जो हमने देखा था पहले कि आप लोग
गिब्स फ्री एनर्जी का जो आपका फीचर नंबर 4 था कि प्रेशर के साथ रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर के साथ फिजिबिलिटी को चेंज करेंगे। डेल्टा जी आपका फंक्शन होता है पी और टी का, तो पी के चेंज करने से डेल्टा जी चेंज होना चाहिए था, हम लोग पढ़ चुके। टी के चेंज होने से आपका डेल्टा जी चेंज होना चाहिए था, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन से डेल टी को उठा के कहाँ कर दिया, इधर कर दिया। डेल अपॉन डेल जी अपॉन टी क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का डेल एच अपॉन टी स्क्वायर इंटू में डेल टी। दोनों को क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज कंसीडर दैट डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा एच और डेल्टा एस टेम्परेचर के ऊपर हमेशा डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अलग से लिखा हो कि आपका डेल्टा एच विद इन दिस टेम्परेचर रेंज इंडिपेंडेंट मान सकते हो, तो हम लोग उसे मान कर ही चलेंगे। तो फॉर्मूले जो आपके पास क्वेश्चन जनरली पेपर के अंदर आते हैं, उसके अंदर आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस विद इन टेम्परेचर रेंज आपको क्या देता है, कॉन्स्टेंट ही देता है। तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा उसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपने कंसीडर कर लिया कि आपका जो डेल्टा एच है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। देन जो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या कर दिया, डेल्टा एच को आपने बाहर निकाल दिया। अगर ये आप इसको इंटीग्रेट करोगे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका डेल्टा एच टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको आप लोग बाहर निकाल सकते हो। लेकिन अगर डिपेंड करेगा तो बाहर नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में गिवन है तो बाहर निकाल लो, नहीं गिवन है तो इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं मान सकते, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस आपका टेम्परेचर के ऊपर हमेशा क्या करता है, डिपेंड करता ही करता है। तो आपने डेल्टा एच को बाहर निकाल लिया, लिमिट्स को लगा दिया आपने। T1 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी क्या है, डेल्टा G1 है। T2 के ऊपर कितना है, डेल्टा जी T2 है। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया। जैसे कि आप लोग जब इंटीग्रेट करते हो, मान लीजिए अगर आप लोग इंटीग्रेट कर रहे हो dx को, तो आपके पास x आता है। अगर आप लोग इंटीग्रेट करोगे डेल्टा जी अपॉन में t को, तो आपके पास निकल कर आएगा डेल्टा जी अपॉन में t निकल कर आएगा। सिंपल सी चीज़ है। लिमिट क्या लगाओगे आप लोग, डेल्टा G1 और T1 है, डेल्टा T2 और डेल्टा G2 है। तो चलो लिमिट लगाओ तो क्या निकल कर आ जाएगा, डेल्टा G2 अपॉन T2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन में T1। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। इधर की तरफ आते हैं, माइनस का डेल्टा एच बाहर था, 1 अपॉन में टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में टी होता है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुका हूं कैसे हो रहा है, मैं बार बार आपको यहां पर नहीं बता रहा। आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन के मेरे लेक्चर जो क्वांटम केमिस्ट्री सीरीज में भी आप लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से बढ़ाया हुआ है। तो क्वांटम केमिस्ट्री के जब आप लोग पढ़ोगे तो लेक्चर नंबर शायद 2 के अंदर ही मैंने आपको सारे के सारे इंटीग्रेशन, सारे के सारे डिफरेंशिएशन मैंने आपको वहाँ पर करा रखे हैं। तो वो मैंने क्वांटम के हिसाब से कराए हैं, जिस इसके आपको जो थर्मो के अंदर पढ़ रही है वहाँ से आप लोग उसे पढ़ सकते हो। तो क्या हुआ, इसका आपने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस 1/t बन गया। लिमिट लगाई T1 से T2, आपने क्या लगा दी, लिमिट को लगा दिया। लिमिट को पुट कर दीजिए, 1/t2 माइनस 1/t1 बन जाएगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अगर T1 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G1 पता है, एक टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G पता है, तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर T2 के ऊपर डेल्टा G2 को निकाला जा सकता है, बशर्ते आपको क्या पता हो, डेल्टा एच पता हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई कब करोगे, जब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपका जो डेल्टा एच है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जनरली क्वेश्चन के अंदर आपको टेम्परेचर क्या, डेल्टा एच क्या देगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही देगा। लेकिन अगर आपका डेल्टा एच टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, तब आप लोग इसे एज इट इज यूज नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे, तब आप लोग इसे, मान लीजिए आपके पास डेल्टा एच टेम्परेचर पर डिपेंड हो रहा है। डिपेंड कैसे हो रहा है, a प्लस में bt। अब आप ये मत बोलिएगा कि आपका जो डेल्टा एच है वो टेम्परेचर पर डिपेंड हो रहा है, क्यूबिकली t क्यूब हो रहा है, 3.6 √t हो रहा है। तो वो चाहे कुछ भी हो, मैं जनरल मानकर चल रहा हूं कि आपका जो डिपेंडेंस कैसा होगा, a प्लस का bt होगा। क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास जो फॉर्म आएगी, अगर आपके पास cp डिपेंडेंट होगा तो कैसा होता है आपके पास, वो भी आपका a प्लस का bt होगा। लेकिन अगर वो ज़्यादा भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करना आता है, आप वहाँ पे अपना खुद का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था तो उसका क्या फॉर्मूला था वो आपको एज इट इज याद होना चाहिए। डेल्टा G2 अपॉन T2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या, डेल्टा H इंटू में 1 अपॉन में T2 माइनस का T1। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का। टेम्परेचर डिपेंडेंट का फॉर्मूला याद मत करो, लेकिन आपको यहां तक तो पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। यानी कि आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ गिब्स कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्म पता होगी तो आप इसको पेपर के वहाँ बैठ के भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने डेल्टा जी क्या लिख दिया, a प्लस का bt कर दिया। इंटीग्रेशन मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये तो आपको इंटीग्रेट करना आता है, क्या बन जाएगा, डेल्टा G2 अपॉन T2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन T1। ये तो क्या है, सेम है। इधर का देखते हैं, इधर में क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन का अलग अलग कर लो। एक बार इंटीग्रेट कर लो a अपॉन में t स्क्वायर dt को, फिर किसको कर लो, माइनस का b अपॉन में t इंटू में dt। इस t स्क्वायर से क्या t कट जाएगा, तो ये आपके पास दो फॉर्म बन जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर लो, dt अपॉन t स्क्वायर क्या आता
है आपके पास, माइनस का 1/t बनेगा, लिमिट लगा दो, ये बन गया। यहाँ से b आपके पास बाहर है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ln t2/t1 बन जाएगा। जब आप क्या करोगे, लिमिट्स को पुट करोगे, यहाँ पे लिमिट क्या है, t1 से t2 है, यहाँ पर लिमिट क्या है, t1 से t2 है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले को आप लोग याद ना करो, इतने फॉर्मूले याद करोगे दिक्कत हो जाएगी। अगर आप लोग सारे फॉर्मूले को याद करने बैठे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार आ चुके, उनको याद कर लो। बाकी को डिराइव कैसे करते हैं वो आपको बताना चाहिए। अगर डेल्टा एच आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो आप लोग यहाँ से चलो, यहाँ से स्टार्ट करो, पेपर के अंदर अपना फॉर्मूला निकालो और फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर दो, आपका आराम से आंसर निकल कर आ जाएगा। एक टेम्परेचर के ऊपर आपको डेल्टा जी1 पता है, एक T1 के ऊपर आपको डेल्टा जी1 पता है, तो T2 के ऊपर डेल्टा जी2 निकाला जा सकता है, बशर्ते आपको क्या पता हो, आपको A पता हो, B पता हो, यानी कि आपका डेल्टा एच किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो आपको पता हो, तो वो तो आपको क्वेश्चन के अंदर देगा ही। तो आपको A भी पता है। कैसा क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए आपको डेल्टा एच कैसे दे देगा, आपको दे देगा कि आपका जो डेल्टा एच है वो क्या है, 3 प्लस में 0.5t है। इस तरीके से आपका डेल्टा एच क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। 3 क्या हो गया आपका, A हो गया, 0.5 क्या हो गया, B हो गया। वैल्यू को पुट कर दीजिए, T1 पुट करिए, T2 पुट करिए, A पुट करिए, B पुट करिए, डेल्टा जी1 पुट कर, डेल्टा जी2 आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। तो जो आपकी पहली फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है। पहली फॉर्म का जो आपका बता रहा है, क्या बता रहा है, डेल्टा एच, ईएमएफ और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ के बीच का रिलेशन। सेकंड फॉर्म की 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड हो रहा है वो आपको बता रहा है, यानी कि वेंट ऑफ इक्वेशन आपको बता रहा है। साथ ही साथ वो आपको आयरनेस इक्वेशन भी बता रहा है। और तीसरी एप्लीकेशन क्या है, डेल्टा जी आपके टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो भी आपको बता रहा है। अगर आपका डेल्टा एच टेम्परेचर डिपेंडेंट है तब भी आप लोग निकाल लोगे, डेल्टा एच टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है उसका तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया, तो वो चीज़ें भी आप लोग कर लोगे। अब बात करते हैं अगली फॉर्म की, जो आपके पास क्या है, नंबर 3। ये फॉर्म कैसी है, द इक्वेशन डेल अपॉन में डेल जी अपॉन टी अपॉन में डेल अपॉन 1/t इक्वल टू क्या होता है आपका, डेल्टा एच के बराबर होता है। इस फॉर्म की एज सच कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे क्वेश्चन जनरली वो क्या पूछ सकता है, ग्राफिकली आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई ग्राफ बना रहे हो और आप लोग डेल्टा जी/t और 1/t के बीच में कोई ग्राफ बना रहे हो, तो जो इसका स्लोप है वो किसके बराबर होगा, तो स्लोप आपका किसके बराबर होता है, स्लोप आपका बराबर होगा डेल्टा एच के। ये चीज़ मैं आपको बता भी चुका हूँ जब हम लोगों ने कहा था कि जो आपका डेल जी है, डेल जी अपॉन में डेल टी पी होता है, ये आपका माइनस के एस के बराबर होता है। फिर आपने कहा था कि किसी केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी लगा दीजिए, डेल की जगह जी की जगह क्या लगा दीजिए, डेल्टा जी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एस हो जाएगा। तो अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे डेल्टा जी और टी के बीच में, डेल्टा जी और टी के बीच में, तो इसका स्लोप क्या बनेगा आपका, माइनस के डेल्टा एस के बराबर होगा। लेकिन इसका स्लोप क्या होगा, प्लस के डेल्टा एच के बराबर होगा। ये चीज़ मैं आपको करा भी चुका हूँ। तो इस फॉर्म की बेसिकली यही एप्लीकेशन है कि आपका ग्राफ आ जाए डेल्टा जी/t और 1/t के बीच में, तो उसका स्लोप बेसिकली क्या होता है, डेल्टा एच के बराबर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर वो आप लोग ग्राफ दे सकता है, वहाँ से आप लोग डेल्टा एच को निकालिए और क्या दे देगा, T1 टेम्परेचर के ऊपर जी1 दे देगा और आपसे पूछेगा कि T2 के ऊपर जी2 कितना है। तो स्लोप ग्राफ से क्या निकालोगे आप लोग, डेल्टा एच निकालोगे। और अगर आपको डेल्टा एच पता है, T1 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा जी1 पता है, तो T2 के ऊपर डेल्टा जी2 निकाला जा सकता है। इसका फॉर्मूला आप लोग देख चुके हो। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको बस डेल्टा एच को निकालने का कोई हिंट दे सकता है, डेल्टा एच आपको डायरेक्टली दे सकता है, या फिर वो आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे देगा, बॉन्ड एनर्जी दे देगा। बॉन्ड एनर्जीज की हेल्प से आप लोग डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एच को आप लोग कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, NCP/dt होता है, CP दे देगा, डेल्टा CP दे देगा, आपको DT दे देगा, आप लोग वहां से भी डेल्टा एच को निकाल सकते हो। डेल्टा एच अगर निकल गया, T1 के ऊपर डेल्टा जी1 पता है, तो T2 के ऊपर डेल्टा जी2 निकाला जा सकता है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ बहुत इजीली हो जाएगा। द इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है कैन बी इजीली प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। कैसे प्रूव करेंगे, ये आपके पास क्या है, सेकंड फॉर्म थी। यहां से क्या कर लो आप लोग, इस जो आपके पास ये t² है, इस t² को उठा के कहाँ लगा लो, इस t² को यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर लिया है। इस t² क्या किया आपने, इस t² को यहाँ से उठाकर कहाँ लिया, यहाँ लिया है। अब इसको न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 3/5, ये आपके पास कोई नंबर होता है। अगर आप लोग इस न्यूमरेटर को नीचे लेकर जाते, कैसे लेकर जाते हो, 1/5/3। इसको आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से, हाँ लिख सकते हो। तो इस t² को भी नीचे ले आओ, कैसे लिख दोगे, 1/t², ये माइनस यहाँ पर था तो माइनस को भी आप कहाँ ले आओ, इधर ही ले आओ, 1/t² डेल टी। अब आपको पता है कि डेल ऑफ 1/t क्या होता है आपके पास, माइनस का 1/t² ही होता है। तो इसकी जगह
जगह इसने क्या लग दिया, इसकी जगह उसने क्या कर दिया, डेलो 1/t कर दिया। कोई बहुत ज़्यादा चीज़ तो यहाँ पर कहीं नहीं। जैसे ही उसने ये किया आप कहाँ पहुँच गए, थर्ड फॉर्म तक पहुँच गए। तो थर्ड फॉर्म को सेकंड फॉर्म से डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आपको एज इट इज़ याद करनी है। उसकी हेल्प से आप लोग क्या क्या कर सकते हो, डेल्टा एच, ईएमएफ और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। सेकंड की तो तीन एप्लीकेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर रिलेशन, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेशन, डेल्टा जी का और टेम्परेचर का रिलेशन आप लोग वहाँ से डिराइव कर सकते हो। तो ये इसकी बेसिक क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। तो अभी तक थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट करना सीख गए, कैसे आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट करते हो। डेल्टा जी को कैलकुलेट करना आप लोग सीख गए, कैसे आप लोग कैलकुलेट करते हो। डेल्टा एस आपका टी के साथ कैसा वेरी करता है वो आप लोग सीख चुके हो। डेल्टा जी आपका टी के साथ कैसा वेरी करता है वो आप लोग सीख चुके हो। अब बारी है डेल्टा एच को कैलकुलेट करने की। डेल्टा एच, अगर आपको टेम्परेचर चेंज हो तो डेल्टा एच आपका कैसे चेंज होगा। अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा एच गिवन है तो T2 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करोगे, उसकी बारी है। वो आप कहां पढ़ते हो, वो आप पढ़ते हो किरचॉफ इक्वेशन के अंदर। तो वो हमारा क्या है, अगला टॉपिक है किरचॉफ इक्वेशन, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि आपका जो गिब्स वाला पार्ट है वो सारा खत्म हो जाए। एक नए पार्ट से हम लोग क्या शुरू करें, किरचॉफ इक्वेशन को शुरू करें, जो कि आपका डेल्टा एच और टी के बीच का रिलेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किरचॉफ इक्वेशन, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहां से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं इसके जो क्वेश्चन है इस पार्ट के मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और साथ ही साथ हम लोग अपना क्या करेंगे, किरचॉफ इक्वेशन को भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, आपको लेक्चर अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी ना कोई वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो एक अच्छा कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आज के लेक्चर के अंदर कोई कमी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि इसका आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया, ताकि मैं उस पार्ट को दोबारा समझाने की कोशिश करूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट आप पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग आरजे एकेडमी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। आप लोग हमें फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो और गूगल पे कर सकते हो। एनी अमाउंट इज अप्रिशिएबल। आप बहुत छोटा अमाउंट भी भेज सकते हो और बहुत बड़ा अमाउंट भी भेज सकते हो। आपके सपोर्ट से ही हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज को लाते रहेंगे। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तभी हम लोग आपके लिए सभी चीज़ों को एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम भी चाह रहे हैं कि हम लोग जितना हो सके उतना फाइनेंस कर सके। लेकिन अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। आप लोग हमें डोनेशन कर सकते हो, जितना भी आप चाहो उतना आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर छोड़कर जाना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।